सियासी घमासान आज थम गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस मामले में अहम फैसला सुनाया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी से तो राहत मिल गई है, लेकिन उन्हें सीबीआई के सवालों का जवाब देना होगा। सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस की लड़ाई पर ब्रेक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। शारदा चिटफंड घोटाला केस में फिलहाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक तो लगाई, लेकिन राजीव कुमार को सीबीआई दफ्तर में पेश होने का फरमान भी सुना दिया। बंगाल में मचे हो हल्ले के बीच पूछताछ न हो, इसके लिए कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से बाहर शिलोंग में राजीव कुमार को पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होंगे। सीबीआई की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सहयोग करने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही सीबीआई को हिदायत दी गई कि राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीबीआई ने फिर दलील दी कि ये कोर्ट की अवमानना का मामला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर ऐसा है तो डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव के खिलाफ केस क्यों न चले। सीबीआई की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। सीबीआई ने अपने अफसरों को बंधक बनाने की शिकायत भी कोर्ट से की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ में क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब सीबीआई की पूछताछ कोलकाता में नहीं बल्कि शिलोंग में होगी। वहीं अवमानना मामले में 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सीबीआई ने 14 पेज का हलफनामा पेश कर कोर्ट को बताया कि कैसे 40,000 करोड़ के शारदा चिटफंड मामले से जुड़ी जांच में सबूत नष्ट किए गए। इंडिया न्यूज के पास हलफनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसके मुताबिक एसआईटी पर टीएमसी को चंदा देने वाली कंपनियों को बचाने का आरोप है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार उस वक्त एसआईटी के अध्यक्ष थे। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम रविवार को राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही टीम पहुंची, कोलकाता पुलिस ने उन्हें घेर लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। ममता अपनी पुलिस के समर्थन में धरने पर बैठ गयी, तो सीबीआई मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस की लड़ाई पर तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन राजनीति का ब्रेक फेल हो चुका है और चुनावी माहौल में इस पर ब्रेक लगाना भी नामुमकिन है, क्योंकि विवाद सिर्फ सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस नहीं बल्कि ये पूरा हंगामा ममता बनाम मोदी का भी है। ममता बनर्जी ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अपनी जीत बताया है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार को झटका लगा है। लड़ाई तो वैसे सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस के बीच थी, लेकिन ममता बनर्जी लड़ाई में कूद गई और वो ऐसी कूदी कि उन्होंने कह दिया कि जान दे दूंगी लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। मामला मोदी बनाम ममता हुआ तो हर चीज सियासी हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी अपनी ढपली के साथ साथ अपना अपना राग अलापा जा रहा है। हर कोई अपने हिसाब से इसे अपनी जीत बता रहा है। फिलहाल राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को ममता बनर्जी ने अपनी नैतिक जीत बताया। वैसे ममता का अंदाज ऐसा था जैसे उन्होंने चुनाव जीत लिया हो और उनके निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फॉर्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करते है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकल यू कैन नॉट सो मेनी। आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो? हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे को अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। चुनाव में चंद दिन बचे हैं, इसलिए कोई भी पीछे रहने को तैयार नहीं है। ममता अपनी जीत का ढोल बजा रही है तो वहीं बीजेपी अपना।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये फैसला मामले को सियासी रंग देने वालों की हार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलांग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? सियासी जंग में एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। ममता ये साबित करने में जुटी है कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार उन्हें परेशान कर रही है। हम मोदी जी के खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ में, जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। चुनावी समर में विरोधी भी ममता के सुर में सुर मिला रहे हैं। हर कोई मोदी सरकार पर तीखा हमला कर रहा है। ममता बनर्जी को परेशान कर रहे हैं मोदी जी, सबको परेशान कर रहे हैं। मेरे ऊपर भी, जैसे आपको पता है, मेरे घर पे इन्होंने पुलिस की रेड कराई थी, दिल्ली में मेरे सेक्रेटरी के ऊपर इन्होंने रेड कराई थी। ममता जी पे रेड करा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, देश के जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको काम करने देना चाहिए। इस तरह से मोदी जी को अपना काम करना चाहिए, और जो सरकारें चुन के भेजी है उनको अपना काम करने देना चाहिए। किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, यहाँ पर सवाल है गवर्नमेंट जो एक ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर इंटरफियर करके अपने अपोजिशन पार्टी के लोगों को दबाने की जो कोशिश कर रहे, उन तत्वों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये सिर्फ वो व्यक्ति के लिए जानने दी, एक व्यवस्था जिसको अंधे मुंह गिरा दिया मोदी जी और अमित शाह जी ने, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा पर तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुल्क में हाहाकार मचा दिया। तो ये रवायतों को बचाने का क्षण है, मुल्क के डेमोक्रेसी को, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने का क्षण है। माहौल चुनावी है, इसलिए ये साफ है कि पश्चिम बंगाल से उठा ये सियासी धुआं छटने वाला नहीं है। चुनाव तक तो ये सियासी उठापटक यूं ही चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने भी अपना धरना खत्म कर दिया है। 3 दिन से ममता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के समर्थन में धरना दे रही थी। लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देकर ममता ने पीएम मोदी पर भी खूब निशाना साधा और ऐलान कर दिया कि 2019 की अगली जंग दिल्ली में होगी, जहां 13 और 14 फरवरी को विपक्ष के नेता मोदी विरोधी मंच पर फिर से जुटेंगे। 3 दिन बाद ममता बनर्जी ने अपना धरना खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी नैतिक जीत बताकर ममता ने धरने को अलविदा कह दिया। is not on behalf of Trinamool Congress. It is not a political dharna. I told you from the beginning, this is a dharna I gave because to save India, to save democracy, to save our institutions, to save our agencies, to save our IS, IPS civil services, and to save the constitutional obligation and federal setup. It's a victory. This dharna is a victory for the people, victory for the country, victory for the democracy, victory for the constitution. So let us finish it today, let us end it today, because already court gave a very positive judgment, and court gave judgment for the people, by the people, of the people. रविवार को जैसे ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सीबीआई में लड़ाई हुई, ममता बनर्जी ने तुरंत मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ममता धरने पर बैठ गईं और मंच से मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। भारत बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के नारों के साथ ममता ने पीएम मोदी को हराने का ऐलान भी किया। हमारा मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। ममता के धरने को विपक्ष ने भी खूब समर्थन दिया। तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में ममता को जायज ठहराया और मोदी सरकार पर हमला बोला।
बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी का समर्थन करने पहुंच गए। ममता के मंच से तेजस्वी ने सीबीआई को जमकर कोसा। तेजस्वी ने ये भी कहा कि लालू यादव को भी साजिश के तहत फंसाया गया था। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी ममता का समर्थन करने पहुंच गए। नायडू ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। सीबीआई ईमानदार है तो मैं इस मंच से उनको चुनौती देता हूँ, अमित शाह के बेटे का जांच करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईमानदार हो। लेकिन अमित शाह जी के बेटे की जांच नहीं हो सकती, क्योंकि अमित शाह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो सीबीआई के इससे पहले डायरेक्टर थे, आलोक वर्मा जी, जो डायरेक्टर है सीबीआई का, जो मुखिया है, वो आरोप लगाता है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव रहता था लोगों को फंसाने में, पॉलिटिकल के लोगों को फंसा करके जेल भेजवाने में। टुडे देयर इज अ डेंजर फॉर डेमोक्रेसी, देयर इज अ थ्रेट फॉर नेशनल यूनिटी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, all citizens have to join together to protect this great nation and also to protect democracy. There is no democracy, then nobody, even if you see their guts, how they are harassing madam. वैसे भी ममता बनर्जी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई है। 22 विपक्षी दलों को एक मंच पर जुटाने वाली ममता मोदी सरकार को कड़ी टक्कर दे रही हैं। सीबीआई बनाम पुलिस की लड़ाई में कौन जीता, इसका तो सीधा जवाब नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हेलीकॉप्टर लैंड न करने देने की लड़ाई में ममता बनर्जी की जीत जरूर हुई। ममता सरकार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन योगी सड़क मार्ग से ही पश्चिम बंगाल पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के बोकारो में अपना उड़न खटोला उतारा और सड़क के रास्ते चल दिए ममता के गढ़ में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुई रैली में योगी ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। योगी ने कहा कि ममता बनर्जी लोकतंत्र और संविधान विरोधी है। योगी ने ममता को बर्बर और अराजक बताया और कहा कि टीएमसी की सरकार गरीबों का निवाला छीन रही है। योगी ने ममता बनर्जी के धरने पर भी निशाना साधा। बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक, एक असंवैधानिक, एक भ्रष्ट सुप्रीम ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा लिया है, मैं आप सबका हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। 4 वर्षों के अंदर जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हुआ है, अगर उसका कुछ भी हिस्सा बंगाल ने ईमानदारी के साथ लागू करने का प्रयास किया होगा तो संभवतः इन गरीबों के पास भी मकान बन गए होते, जिनके पास कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं, इनके मकान का पैसा ममता बनर्जी नेतृत्व की टीएमसी की सरकार और टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। पैसा इन गरीबों को नहीं मिल पाता है। कारण है क्योंकि यहाँ की सरकार में भ्रष्ट है। योगी ने पुरुलिया से ममता को ललकारा तो ममता ने कोलकाता के मंच से योगी पर जबरदस्त हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ से यूपी संभलता नहीं है और बंगाल संभालने आ रहे हैं। उनको वो पहले यूपी को संभाले, उसने कितने लोगों को मर्डर किया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया, कितना आत्महत्या किया है, कितना यूपी में कितने लोगों को लिंचिंग करके मारा है। पहले यूपी संभालने दो, वो अभी खुद खड़ा होंगे तो वो मर जाएंगे। उसको यूपी में खड़ा होने का जायगा नहीं है तो बंगाल में घूमता है, घूमने दो। योगी तो पुरुलिया की रैली में पहुंच गए, लेकिन मुर्शिदाबाद में बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की रैली की मंजूरी नहीं मिली। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बंगाल की धरती पर रैली नहीं कर पाए, इसलिए बीजेपी दीदी पर तानाशाह होने का आरोप लगा रही है। बंगाल में बीजेपी की बढ़ती सक्रियता के पीछे बड़ा कारण है। दरअसल मौजूदा माहौल में बीजेपी जानती है कि वो यूपी में 2014 वाला इतिहास नहीं दोहरा पाएगी।
वैसे भी यूपी में मायावती और अखिलेश का सॉलिड गठबंधन रास्ता रोके खड़ा है। इसलिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में यूपी का नुकसान पूरा करने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में रैलियां करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी ने 2019 में 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2014 में बीजेपी को लोकसभा की मात्र 2 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 16.8% था। फरवरी 2018 में एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। ठाकुर नगर और आसनसोल में पीएम मोदी रैली कर चुके हैं। ठाकुर नगर में मोदी की रैली में भीड़ भी जबरदस्त दिखी थी और यहाँ की 5 सीटों पर मतुआ समुदाय निर्णायक भूमिका में है। पीएम मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी हुंकार भर चुके हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकती है। ममता ये बात समझती है, इसीलिए वो एक तरफ जहां विपक्ष को एकजुट करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। सीबीआई विवाद पर ममता बनाम मोदी यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच कुछ इस तरह हुई। राज्यपाल योगी सरकार की नीतियों पर अभिभाषण पढ़ रहे थे तो नीचे वेल में समाजवादी पार्टी के विधायक सिर पर लाल टोपी लगाए मेज पर खड़े होकर हाथों में पोस्टर बैनर लहराते हुए हंगामा और नारेबाजी करते दिखे। राज्यपाल राम नाईक ने सुबह 11 बजे सदन में जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी विधायकों ने राज्यपाल की ओर कागज के गोले फेंके। हालांकि राज्यपाल की ओर फेंके गए कागज के गोले उन तक नहीं पहुंच सके और सुरक्षा कर्मियों ने फाइल कवर के सहारे उन्हें रोक लिया। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी था। इसी दौरान अचानक से एसपी विधायक सुभाष पासी बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तरफ पूरा विपक्ष सदन में हंगामा करता रहा तो दूसरी तरफ राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना जारी रखा और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में समाजवादी पार्टी और बीएसपी विधायकों की इस हरकत को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए राज्यपाल का अपमान बताया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने गुंडागर्दी की सारी हद पार कर दी। जिस प्रकार से राज्यपाल के प्रति वहां पर नारेबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने गुंडागिर्दी की हद में जाकर के श्री राज्यपाल पर कागज के गोले उछाले और निशाना लगा करके उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। यह अत्यंत ही निंदनीय आचरण रहा है। जिस तरीके का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने संवेद सदन को संबोधित करते हुए श्री राज्यपाल के सामने किया है, यह उनका आचरण अत्यंत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी राम को इतना सड़क पर लिया दिया कि राम ने उनका माथा उल्टा कर दिया। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी किसी संवैधानिक पार्टी को कहे कि गुंडे हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, गठबंधन बेईमानों का है, डकैतों का है, चोरों का है, तो समझिए कि भगवान राम के उपासक हैं कि रावण के उपासक हैं, ये तय करना आपके हाथ में। सदन के बाहर भी समाजवादी पार्टी के विधायक और नेताओं ने विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर खूब हंगामा किया और बीजेपी पर सीबीआई को हथकंडे की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। किसान आत्महत्या कर रहा है, खेत साफ चले जा रहे हैं,
और बेरोजगारों को एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया गया। झूठे जुमले दिए जा रहे हैं, आरक्षण खत्म किया जा रहा है पूरी तरह से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश करके सीबीआई के हथकंडे को अपना करके, सीबीआई को आगे करके, ईडी को आकर करके विपक्षी दलों को धमकाया जा रहा है। सरकार विरोधी नारेबाजी और हंगामे के चलते माहौल गरमाया तो विधानसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट 7 फरवरी को पेश करेगी। 22 फरवरी तक विधानसभा का सत्र चलेगा। योगी सरकार का यह तीसरा बजट होगा। लोकसभा चुनाव में अब तकरीबन 2 महीने रह गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यह बजट आम जनता को राहत देने वाला होगा। हालांकि विपक्ष कानून व्यवस्था, किसान और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है और यही वजह है कि आज बजट सत्र के पहले दिन ही विपक्ष पूरी तैयारी के साथ योगी सरकार को घेरता दिखाई दिया। यूपी में विधानसभा में हुड़दंग कोई नई बात नहीं है। विधानसभा में हंगामे के नाम पर हिंसा और हुड़दंग का जो सिलसिला 1989 में तमिलनाडु में शुरू हुआ था, वो अब राष्ट्रव्यापी राजनीतिक चरित्र बन चुका है। आपको विधानसभाओं में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली कुछ घटनाएं याद दिलाते हैं। 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान डीएमके और एआईएडीएमके के विधायकों के बीच जमकर मारपीट हुई। उस बवाल में जयललिता के कपड़े फाड़ने की कोशिश हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि का चश्मा टूट गया। 22 अक्टूबर 1997 को मंत्री करुणानिधि का चश्मा टूट गया। 22 अक्टूबर 1997 को यूपी विधानसभा में अभूतपूर्व हिंसा हुई। कांग्रेस और बीएसपी के बागियों की बदौलत कल्याण सिंह सरकार ने बहुमत साबित किया तो विधानसभा में जमकर मारपीट हुई। माइक उखाड़कर हथियार की तरह इस्तेमाल किए गए। सदन में हुई हिंसा में 45 लोग घायल हुए थे। विधानसभा में विधायकों के बीच हाथापाई की घटनाएं महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, त्रिपुरा में भी हो चुकी है। अब जिन राजनीतिक दलों ने सदन के अंदर ऐसे कांड देखे हों, उनके लिए विधानसभा में टेबल पर चढ़कर कागज के गोले फेंकना तो बच्चों का खेल है। किसी को ये सोचने की फुर्सत कहाँ है कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अब शिवसेना की चुनावी रणनीति तैयार करने का जिम्मा संभाल सकते हैं। प्रशांत किशोर ने मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, जिसके बाद इस मुलाकात को 2019 लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी के बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे और नीतीश के चाणक्य माने जाने वाले पीके यानी प्रशांत किशोर को अब शिवसेना 2019 के चुनाव में अपनी ताकत की तरह इस्तेमाल करेगी। प्रशांत किशोर शिवसेना के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करेंगे और ये शिवसेना के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज अपने आवास पर पार्टी के आला नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री और जिला प्रमुख मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे थे कि ये बैठक शिवसेना ने चुनाव की रणनीति को तय करने के लिए बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में ट्विस्ट तब आया जब प्रशांत किशोर इस बैठक में पहुंचे और शिवसेना नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने उद्धव ठाकरे को अपनी पोल मशीनरी ऑफर की। आपको बता दें कि शिवसेना का जो काडर है वो ग्राउंड लेवल पर काफी मजबूत माना जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर शिवसेना की मीडिया प्रबंधन और चुनावी रणनीति को तैयार करने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। प्रशांत किशोर हमारे आज हम एनडीए में है, एक एनडीए के घटक दल के प्रमुख सदस्य है, तो बातें बहुत सी होती है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। प्रशांत किशोर मौजूदा वक्त जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं और चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। गुजरात हो या 2014 का लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति संभालने वाले भले ही अमित शाह को चाणक्य मानते हैं, लेकिन बिहार चुनाव में अमित शाह की रणनीतियों को अपने सदे हुए फॉर्मूले से चुनौती देने वाले और बिहार में नीतीश कुमार का नारा गढ़ने वाले प्रशांत किशोर ही थे। यूपी और पंजाब में भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार का जिम्मा प्रशांत किशोर ने ही संभाला था। प्रशांत किशोर ने ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुझाव दिया था कि प्रियंका को राजनीति में आना चाहिए। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। प्रशांत किशोर की पहचान राजनीति की दुनिया में चुनावी समझ
और नतीजों को बदलने की ताकत रखने वाले एक रणनीतिकार के रूप में बन चुकी है, जिसे चुनावी राजनीति को समझने वाला हर बड़ा चेहरा अपनी ओर खींच लेना चाहता है। गुजरात चुनाव में मोदी की जीत की कहानी लिखने के बाद प्रशांत किशोर को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली और वो जिम्मेदारी थी 2014 का लोकसभा चुनाव, और उस चुनाव को मोदी लहर यानी एक ब्रांड में बदल दिया गया। दरअसल वो प्रशांत किशोर की टीम ही थी जिसने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार को हाईटेक बना दिया था और विपक्ष के पास इस 3D मोदी अभियान का कोई तोड़ नहीं था। उधर प्रियंका गांधी की कांग्रेस में नई पारी की तैयारी पूरी हो गई है। कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी को वही कमरा दिया गया है जहां कभी राहुल गांधी बैठा करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रियंका का जादू कितना चलेगा ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम की ये नेम प्लेट 24 अकबर रोड पर मौजूद कांग्रेस दफ्तर में एक कमरे के बाहर लगाई गई। प्रियंका को भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बगल का कमरा दिया गया है। राहुल जब महासचिव थे तब इसी कमरे में बैठा करते थे। प्रियंका गांधी वाड्रा को फाइनली कमरा मिल गया है एआईसीसी प्रोमाइसेस में, एक ऐसा क्षण जिसका काफी समय से कांग्रेस कार्यकर्ता वेट कर रहे थे। राहुल गांधी के जस्ट बराबर वाला कमरा प्रियंका गांधी को अलॉट किया गया है। जब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे तो ये कमरा उनको दिया गया था और इसके बगल वाला कमरा जो है सोनिया गांधी के पास था जब वो पार्टी की अध्यक्ष थी। प्रियंका गांधी जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की सबसे पावरफुल जनरल सेक्रेटरी होगी। 2019 का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है और प्रियंका गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार के चुनावों में महज 44 सीटों पर सिमट गई थी, इस बार काफी दारोमदार और काफी उम्मीदें प्रियंका गांधी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जुड़ी है। प्रियंका गांधी के सामने वाला जो कमरा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले सोमवार को विदेश से वापसी के बाद प्रियंका ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए गुरुवार शाम दिल्ली में होने वाली पार्टी महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों की बैठक में प्रियंका भी शामिल होंगी, जिसके बाद प्रियंका का यूपी में चुनावी कार्यक्रम तय किया जा सकता है। इस बीच लखनऊ, अमेठी, रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ता बेसब्री से प्रियंका का इंतजार कर रहे हैं। सड़कें, चौक चौराहे प्रियंका के पोस्टरों से पटे पड़े हैं। इसमें हम लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय के चौराहे पे हैं और हम आपको नजारा दिखाते हैं अपने चारों तरफ के किस तरीके से प्रियंका के स्वागत में चारों तरफ पोस्टर लगे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के लोगों को प्रियंका गांधी का इंतजार है कि आखिर कब वो आएंगी और कांग्रेस में जान फूंकने का काम करेंगी। प्रियंका को कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि प्रियंका के आने से कांग्रेस का जो भविष्य काफी धूमिल दिखाई दे रहा था, अब उसमें बहुत ज्यादा आशाएं नजर आने लगी हैं। लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस अब चमत्कार करने जा रही है और वोट का जो सैलाब है वो बाहर निकलेगा, प्रियंका के नाम पे बूथ पे आएगा, वोट देगा और कांग्रेस की सरकार बनवाएगा। सड़कों पर प्रियंका के लिए स्वागत पोस्टर के अलावा लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका के लिए एक कमरा भी तैयार किया गया है, जहां से वो कांग्रेस के नेताओं के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी रणनीति तैयार करेंगी। हम आपको दिखाते हैं वो कमरा। हमारे पीछे जो कमरा देख रहे हैं, अभी फिलहाल इस पे राजबब्बर सांसद अध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप जब देखेंगे तो यहाँ पे प्रियंका गांधी का आपको बोर्ड नजर आएगा। पूरे कमरे को रंग रोगन करके चमका दिया गया है। यहाँ तक कि पंखे भी चेंज हो गए हैं, कुर्सियां भी चेंज हो गई हैं और अब सिर्फ इंतजार है तो प्रियंका गांधी के आने का। इस बीच बीजेपी ने दावा किया कि प्रियंका के आने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा और जीत बीजेपी की होगी। वहीं कांग्रेस प्रियंका के आने से उत्साहित दिखाई दे रही है। मुझे ये लगता है कि हर एक इंसान को इस देश में अपना राजनीतिक विश्वास और काम करना चाहिए, वो करें, वो भी जिंदा रहें, कोई बात नहीं, करें, अच्छे से करें। मोदी जी के साथ कुछ कर नहीं पाए। कांग्रेस जन की ये मांग थी कि वो ज्यादा से ज्यादा समय पूरे देश भर के लिए रायबरेली अमेठी के बाहर भी दें और उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्ति देने के बाद आज विशेष रूप से उन्होंने काम शुरू किया है
तो हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं और सब लोग उम्मीद करते हैं कि उनके आने के बाद कांग्रेस पार्टी को मजबूती आएगी और लोगों में उत्साह है। यूपी की 80 सीटों में से पूर्वी यूपी की 42 सीटें प्रियंका देखेंगी। मोदी की सीट वाराणसी, योगी का गढ़ गोरखपुर, मुलायम की सीट आजमगढ़, ये सब प्रियंका के कार्यक्षेत्र में ही आएगा। जबकि पश्चिमी यूपी की 38 सीटों की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। प्रियंका गांधी जब राजनीति से दूर थी तब उनको भैया जी कहा जाता था। प्रियंका को ये नाम गांधी परिवार की सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी कमांडोज ने दिया था। प्रियंका आज से कांग्रेस में महासचिव बनकर सक्रिय राजनीति में उतर आई हैं, तो मुंबई में टीवी की भाभी जी यानी शिल्पा शिंदे भी आज से पक्की कांग्रेसी बनकर राजनीति में आ गई हैं। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली पे बैठा शेर। हमें अगर इमली तो लड्डू के भैया बेर। इस चेहरे को तो आप बखूबी पहचानते होंगे। ये है टीवी सीरियल की सबसे चहेती भाभी जी। ये तो करना चाहते हो पगली। देखिए हमको मत छुइए। जिन्होंने बिग बॉस सीजन 11 की विनर बनकर सुर्खियां बटोरी, वो शिल्पा शिंदे अब राजनीति में एंट्री ले चुकी हैं। टीवी कलाकार शिल्पा शिंदे आज औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गई। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अब पूरे देश में एक परिवर्तन का मूड बन रहा है। हमने नारा भी दिया, वक्त है बदलाव का। यह वक्त बदलाव का वक्त आ चुका है। शिल्पा शिंदे को अपनी पार्टी में जगह दी है और आने वाले दिनों में शिल्पा शिंदे को मुंबई या फिर महाराष्ट्र की किसी दूसरी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित किया जा सकता है। नौकर बनते हो और काम नहीं करते हो। लो, साफ कर, ठीक से साफ कर। महले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपने वचन पत्र के एक और वादे को पूरा करने जा रही है। उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के प्लान पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए बड़े घरानों को न्योता दिया गया है। सीएम कमलनाथ ने सोमवार को ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी। 19 फरवरी को भोपाल में राउंड टेबल बैठक होगी और फिर निवेश का नया प्लान तैयार किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर छठे घर में एक युवा बेरोजगार है और हर 7वें घर में एक शिक्षित युवा बेरोजगार है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। एमपी में 21 से 30 साल की उम्र के करीब 1 करोड़ 41 लाख युवा हैं। वहीं पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश में 53% बेरोजगार बढ़े हैं। दिसंबर 2015 में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 15,60,000 थी, जो दिसंबर 2017 में 23,90,000 हो गई। एक तरफ कमलनाथ सरकार के इस फैसले को बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसा है। तोमर ने कहा कि जो नियम मध्य प्रदेश में पहले से लागू है, उसे मुख्यमंत्री कमलनाथ दोबारा क्यों लागू कर रहे हैं। बहुत ही मेहनती और कर्मठ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनने ये निर्णय लिया है। युवाओं के हित का निर्णय है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस निर्णय से जो बेरोजगार शिक्षित युवा थे उनको और रोजगार के अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री, बाकी जो मंत्रीगण हैं, उनके पास नया करने के लिए कुछ नहीं है। जो पुरानी योजनाएं हैं, पुराने रिलीफ है, उन्हीं को कुछ दिन बाद अखबार में देकर वो ये कोशिश कर रहे हैं, ये हमने किया है। आपको बता दें, कमलनाथ ने एमपी की कमान संभालते ही रोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया था। कमलनाथ ने कहा था कि राज्य में रोजगार का पहला हक मध्य प्रदेश के युवाओं का है, न कि बिहार और यूपी के लोगों का, जिसको लेकर यूपी बिहार में नाराजगी देखने को मिली थी और कमलनाथ के इस बयान पर जमकर बवाल हुआ था। अन्ना हजारे के अनशन के 7वें दिन महाराष्ट्र की सत्ता हिली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अन्ना को मनाने के लिए रालेगण सिद्धि पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे भी थे। करीब 6 घंटे तक अन्ना की मान मनोबल चलती रही। फडणवीस ने लिखकर वादा किया कि लोकपाल की नियुक्ति पर जल्द फैसला होगा और अन्ना की बाकी मांगे वो खुद पूरी करेंगे। अन्ना ने महाराष्ट्र के सीएम के वादे पर भरोसा जताया और अपना अनशन खत्म कर दिया।
देश में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अपने गांव रालेगंज सिद्धि में अनशन पर बैठे समाजसेवी अन्ना हजारे के गिरते स्वास्थ्य के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात करने पहुंचे। फडणवीस से मुलाकात के बाद अन्ना ने अपना अनशन खत्म कर दिया। कुछ बातें जो आज हुई है इसमें मैं समाधान होने के कारण मैं मेरा अनशन अभी छोड़ देता हूँ। सीएम फडणवीस के साथ रालेगंज सिद्धि पहुंचे केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और सुभाष भामरे ने अन्ना से अनशन खत्म करने का अनुरोध किया था। अन्ना हजारे ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ किसानों के मुद्दे को जल्द सुलझाने की मांग को लेकर 30 जनवरी को अनशन की शुरुआत की थी। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले 7 दिनों में अन्ना का वजन करीब 5 किलो कम हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अन्ना को मनाने पहुंचना पड़ा था। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक छोटा प्लेन हादसे का शिकार हो गया। पुणे के पास इंदापुर में हुई इस घटना में पायलट बुरी तरह जख्मी हुआ है। हादसे के बाद पायलट सिद्धार्थ टाइटस को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि ये प्लेन 3500 फीट ऊपर से इंदापुर इलाके में मौजूद खेतों में गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कारवार एविएशन एक प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर उल्लंघन किया है। सुबह करीब 10:30 बजे पुंछ में एलओसी से लगे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से 2 गोले दागे गए, जिनमें से एक गोला जलास गांव में गिरा। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आधे घंटे तक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गाँव वालों के मुताबिक 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने इस गाँव को निशाना बनाया। और इस वक्त एक बड़ी